नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काफी भरोसा करता था। दावा करता था कि वो किसी भी ड्रोन और मिसाइल को हवा में उड़ा सकता है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से इजराइल में तबाही मचाई है, उससे तो साफ हो गया है कि ईरान के हथियारों के आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। ईरान की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल को भारी तबाही देखनी पड़ी और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देखने के बाद ये साफ हो गया है कि ये जंग इजराइल के लिए अब उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने कई ऐसे दावे कर दिए जिससे नेतन्याहू भी टेंशन में आ गए। इसी बीच इजराइल के पास ईरानी हमलों को रोकने के लिए मिसाइल खत्म होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर के मुताबिक अगर ईरान उसी गति से हमला करता है तो इजराइल 10 से 12 दिन बचाव कर सकता है। वहीं ईरान ने तो साफ तौर से कह दिया है कि हमारे पास तो अगले 3 साल तक के लिए मिसाइल है, आप 3 साल तक युद्ध जारी रखिए, तो हमारे पास मिसाइलें खत्म नहीं होंगी, हमारे पास हथियार खत्म नहीं होंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में अब ईरान नहीं, इजराइल को सरेंडर करना पड़ सकता है? क्या ईरान अब इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और आज इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा बयान खामेनेई की ओर से दिया गया है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जो खबर है कि ईरान ने अपने एक बड़े हमले में इजरायली ड्रोन को मार गिराया है, इसको लेकर के तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तमाम तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं उस ड्रोन के, और वो पोस्ट किए जा रहे हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक तस्वीर पोस्ट कर दी है और वो तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने इसके जरिए कहा है कि वो वक्त याद करिए जब यहूदियों ने सरेंडर किया था, जब यहूदियों ने घुटने टेके थे, उसी प्रकार से एक बार फिर से होगा। हैदर के नाम पर ही युद्ध शुरू होता है, ये उन्होंने खामेनेई ने बयान दिया है। तो सर, ये जो हालात बने हैं उसके बावजूद खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ इस तरह का ट्वीट भी लगातार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में फिर से जो ईरान है वो फिर से इतिहास रचने जा रहा है? जय संविधान। देखिए निधि, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में हमेशा ये कहते हैं, अगर कोई भी आपको निर्णय लेना है, युद्ध करना है या समझौता करना है, तो आपको हमेशा शॉर्ट एनालिसिस करनी चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपना भी करना चाहिए और विरोधी का भी करना चाहिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, इजराइल जो है चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्रों को अपना पिट्ठू बना लिया है और उनके यहाँ एयरबेस बना लिए हैं। तो इसलिए ईरान, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है, उसके पास फाइनेंशियली अपने को सस्टेन करने की ताकत है, क्योंकि उसके पास तेल का भंडार है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड सोसाइटी है। तो एक तो ये जो धर्म युद्ध बताने की बात खामेनी साहब ने की है, एक तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें इजराइल ने अपने जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उसको नहीं देखा। दूसरी बात, इजराइल ने ये नहीं देखी, इजराइल इज ए वेरी स्मॉल कंट्री, ज्योग्राफिकल एरिया उनका बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादा 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। ईरान के पास 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10 गुनी पॉपुलेशन है, और उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। अब आप ये सोचिए, एक छोटा सा इलाका बॉम्ब करना ज्यादा आसान है, जो बहुत वाइड स्प्रेड इलाका है उसको बॉम्ब करना ज्यादा आसान है। ईरान के पास तो इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, छिपने की इतनी जगह है कि वो कहीं भी जाके छिप सकते हैं। अब इजराइल कहां छिपेगा? अब आप देखिए, नई खबर है कि उन्होंने इजराइल में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बिल्डिंग को उड़ा दिया है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है उसको उड़ा दिया है, मोसाद की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। 20,000 उनके पास मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम 200 भी रोज या 500 भी रोज दागेंगे तो हमारे पास इतना माल है कि हम, बाकी हमारा कुछ भी हो, हम इजराइल को तो खत्म कर देंगे। चाहे अमेरिका हमारे खिलाफ आ जाए, चाहे ब्रिटेन हमारे खिलाफ आ जाए, हमारे खिलाफ कोई भी आ जाए, हम इजराइल को तो मिट्टी में मिला देंगे। जो उन्होंने गाजा पट्टी का किया है वो हम इजराइल का कर देंगे। अच्छा सर, यहाँ पे हम खामेनेई की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिंदी वाले ट्विटर से भी एक ट्वीट किया है और उसमें ट्रंप को सीधे तौर पर खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप इस युद्ध में कूदे तो अच्छा नहीं होगा, फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल में जो तबाही मची है उससे कहीं ज्यादा तबाही जो है वो अमेरिका में मचेगी।
और इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर से ट्वीट करते हुए कहा है कि जो है अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके नुकसान में होगा। इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कई गुना ज्यादा होगा। ईरानी कौम से ये कहना कि आओ समर्पण करो, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। यानी कि वो ट्रंप को लेकर कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कहा था कि समर्पण करो, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ईरानी कौम किसके आगे झुके, हम किसी के अग्रेशन के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की लॉजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है, एक बेहुदा बयान में वो ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो। धमकियां उन्हें दी जाएं जो इन धमकियों से डरते हैं। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरूब नहीं होती। तो ये सर देखिए कि कितने साफ शब्दों में लिखा हुआ है खामेनेई ने। और सर क्या आपको लगता है कि क्या वाकई इस वक्त में ईरान या फिर उनके नेता सुप्रीम लीडर खामेनेई इस वक्त में इतने मजबूत है कि वो इजराइल को तो घुटने टेकने पर मजबूर कर ही सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका पर भी हमले कर सकते हैं? देखो, एक चीज तुमने सुनी होगी कि चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो खरगोश को मारने के लिए खरगोश के पीछे भागता है तो खरगोश ज्यादा तेज दौड़ने लगता है, इसलिए कि चीता तो मारने के लिए दौड़ता है और खरगोश जो है जान बचाने के लिए दौड़ता है। देखिए, ईरान जो है वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये बात पता है ईरान को कि अगर ईरान ये लड़ाई हार गया तो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर फिर अमेरिका का साम्राज्य बन जाएगा। और ये चीन और रूस भी नहीं चाहते, ये बाकी नॉर्थ कोरिया भी नहीं चाहते, बाकी लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि जो आखिरी फोर्ट है इस एरिया के अंदर वो ईरान है। इराक को निगल गए लोग, लीबिया को निगल गए, सऊदी अरेबिया को अपना मित्र बना लिया, बहरीन हो, कतर हो, सबको सब जगह अपने अड्डे बना लिए। अब ईरान बचा है। अब ईरान को ध्वस्त करके एक तरह से अमेरिका अपना प्रभुत्व तो वहां पे कायम करना चाहता है। अच्छा, अब जो आदमी बिल्कुल एक तरह से फिदायनी रूप में आ जाए, जो कहे कि आई डोंट केयर फॉर माई लाइफ, उससे कैसे लड़ोगे? भाई, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ये बात सोचनी चाहिए थी ना भाई। ये अब आपने, चलिए मोदी जी का मामला अलग है, देश का, हमारे देश को तो देखिए कोई इग्नोर कर नहीं सकता निधि। हमारा देश तो इतना ताकतवर है और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है आज के तारीख में भारतवर्ष की कि नोबडी कैन इग्नोर अस। लेकिन अब मोदी जी की मुश्किल ये है, मोदी जी की भी बेचारे न करते अगर अडानी न फंस गया होता अमेरिका में। अब दो केस में अडानी फंसा हुआ है। अच्छा, वो ईरान ने भी ठान रखी है, वो सारे के सारे अटैक जो है वो उसी पोर्ट पे कर रहा है जो अडानी जी ने ले रखे हैं, जिसमें 70% कंट्री। अब कहां तक LIC उनको बचाएगा, कहां तक LIC पैसा देगा? अच्छा, ये आप सोचिए, जो पारस की खाड़ी में जो पैसेज है जिसके अंदर से 30-40% तेल आता है, उसमें ईरान ने कह दिया है, उन लोगों ने चेतावनी दे दी है, हम लैंड माइन्स बिछा देंगे और इसमें आप लोग घुसना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका माने तेल के दाम $150 पर बैरल हो जाएंगे, तो मोदी जी हमारे देशवासियों को लूटेंगे कैसे? अभी तो $70 हुआ है और हमने तो $140 जब मनमोहन सिंह के जमाने में था तब 70-80 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदा है, और आज तो $70 पे हम लोग 100 रुपए का खरीद रहे हैं। अगर $140 हो जाएगा तो मोदी जी का बेचारों का क्या होगा? कहां से पैसा कमाएंगे फिर वो? फिर अंबानी को कैसे पैसा कमा के देंगे? तो देखिए, खुमैनी साहब को वास्तविकता में आई हैव हैट्स ऑफ टू हिम।